हेलो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट करा हुआ है, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। हमने अपना जो लास्ट टॉपिक ख़त्म करा था वो था मॉड ऑफ डिहाइसेंस ऑफ एंथर, राइट। और इसी में ही हमने उसके बाद मॉड्स ऑफ डिहाइसेंस भी ख़त्म कर लिए थे। टॉपिक हमारा ये ख़त्म हो चुका था। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, और वी कैन कॉल द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, राइट। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। बेटा हम बात करेंगे पहले इसकी शेप की कि कैसी शेप होती है पॉलन ग्रेन की। जनरली अगर मैं बताऊं तो जनरली जो स्ट्रक्चर होती है ना पॉलन ग्रेन की वो होती है जनरली सफेरिकल। द शेप ऑफ पॉलन ग्रेन इज़ जनरली सफेरिकल, मतलब ग्लोबुलर सी शेप होती है। वैसे बहुत सारी शेप्स होती हैं लेकिन अगर मैं जनरल की बात करूं तो इट्स शेप इज़ ग्लोब्यूलर, मतलब सफेरिकल शेप होती है। हाउएवर मेनी शेप्स आर फाउंड एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द साइज, बेटा दिस इज़ मेंशन्ड इन एनसीईआरटी दैट इट्स डायमीटर इज़ 25 to 50 micrometers in diameter, राइट। और जो पॉलन ग्रेन होता है बेटा उसकी जो वॉल होती है, राइट, द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज़ नोन एज स्पोरोडर्म। वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज़ नोन एज स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म जो होती है बेटा दैट इज़ इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 2 layers, दैट इज़ एक्साइन एंड यस इंटाइन। बेटा इसकी डिस्कशन हम करेंगे अभी आगे, राइट। जो बेटा एक्साइन होती है ना वो तो काफ़ी थिक होती है, थिक भी होती है, रिजिड भी होती है और ऑर्नामेंटेड भी होती है। ऑर्नामेंटेड मतलब उस पर बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, दिस इज़ ऑर्नामेंटेड। और जो इंटाइन होती है बेटा, इंटाइन जो होती है दैट इज़ हम कह सकते हैं काफ़ी थिन सी, सॉफ्ट होती है, राइट। थिन होती है, सॉफ्ट होती है और इसका नेचर क्या होता है बेटा, इलास्टिक। और इसका नेचर क्या होता है, इलास्टिक। और इसका इलास्टिक नेचर होता है, हम बात कर ही रहे थे इसकी। और जो इंटाइन होती है वो बनी होती है किस चीज़ की, इंटाइन बनी होती है पैक्टिन, राइट, एंड सेलुलोज की। बेटा ये दोनों ही पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, पैक्टिन एंड सेलुलोज। वेयरएज जो बेटा एक्साइन होती है ना वो किस चीज़ की बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। किसकी, स्पोरोपोलिनिन। इसकी डिस्कशन मैं अभी करूँगी, सिर्फ मैंने अभी इसकी शेप की बताई है आपको। शेप कैसी है पॉलन ग्रेन की, ग्लोबुलर या सफेरिकल शेप होती है। हालांकि बहुत सारी शेप्स अवेलेबल होती हैं। और डायमीटर की बात करी है और इसकी वॉल को हम स्पोरोडर्म कहते हैं। स्पोरोडर्म के आगे 2 वॉल्स और होती हैं, इंटाइन एंड एक्साइन। क्लियर। तो ये थी अभी इसकी डिस्कशन। अच्छा, स्पोरोडर्म के अंदर क्या होगा, स्पोरोडर्म जो होता है बेटा उसके जो इनसाइड होगा दैट इज़ साइटोप्लाज्म। यानी कि अगर ये हमारे पास इंटाइन है और ये हमारे पास एक्साइन है, राइट, तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, दैट इज सेलुलर कंटेंट, दैट इज साइटोप्लाज्म। व्हाट इट कंटेन, साइटोप्लाज्म। क्लियर। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज बेसिकली रिच इन स्टार्च एंड it consists of unsaturated fatty acids। unsaturated fatty acids, बेटा ये जो unsaturated fatty acids होते हैं ना ये अंदर के क्रोमोसोम्स को, न्यूक्लियस के अंदर पड़े क्रोमोसोम्स को बचाते हैं फ्रॉम द रेडिएशन डैमेज।
क्लियर। और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें न्यूक्लियस देखो आप, स्टार्टिंग में तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ लिबरेशन मतलब जब वो रिलीज़ होता है फ्रॉम द एंथर डिहाइसेंस के बाद, उसमें 2 या 3 न्यूक्लियस होते हैं। वो डिपेंड करता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी 2 होंगे या 3 होंगे, राइट, वो हम बाद में बात करेंगे। तो जो टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, जनरल बिल्कुल अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ है, बिल्कुल जनरल, क्योंकि अभी हम स्पोरोडर्म की स्ट्रक्चर प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो जनरली देयर शेप इज़ स्फेरिकल, साइज़ इनका 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होता है। वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन को हम स्पोरोडर्म कहते हैं। स्पोरोडर्म के अंदर साइटोप्लाज्म कंटेंट होता है, राइट। साइटोप्लाज्म में स्टार्च और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, क्लियर। अब हम बात करेंगे इसी के ही अंडर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोडर्म की, इस टॉपिक की, राइट। सो इसी का ही सब टॉपिक है, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म की स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्पोरोडर्म है वो कैसी होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 layers, यानी कि स्पोरोडर्म इटसेल्फ हैज़ एक्साइन, दैट इज़ अ आउटर वॉल, एंड इंटाइन। एक्साइन मैंने क्या बताया था, काफ़ी थिक होती है, रिजिड होती है, ऑर्नामेंटेड होती है, और किस चीज़ की बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की। बस यही हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको नोट कर लो। स्पोरोपोलिनिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बारी आता है, राइट। तो हम पहले एक्साइन की ही बात कर रहे हैं। आउटर है, थिक है, ऑर्नामेंटेड है, और ये बनी होती है किसकी, स्पोरोपोलिनिन की। बट जो स्पोरोपोलिनिन होता है ना, स्पोरोपोलिनिन जो होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ रेजिस्टेंट फैटी एसिड्स, राइट। इट इज़ मेड अप ऑफ रेजिस्टेंट फैटी एसिड्स, राइट। और जो स्पोरोपोलिनिन है ना, वो अभी तक का बेस्ट नोन बायोलॉजिकल मटेरियल है, सबसे बेस्ट नोन रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल। बेटा बायोलॉजिकल बोला मैंने, वैसे तो बहुत से रेजिस्टेंट मटेरियल होंगे, लेकिन बेस्ट नॉन रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल कौन सा बेटा, स्पोरोपोलिनिन। यू नो व्हाई इट इज़ दिस, why it is so called, because beta it is the chemical which is not affected, चाहे कोई हाई टेम्परेचर हो, एसिड कंडीशन हो, एल्कली कंडीशन हो, पीएच चेंजेस हों, स्ट्रॉन्ग एसिड हों, बेटा इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इट इज़ नॉट एक्टेड अपॉन बाय इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ना ही हाई टेम्परेचर, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो इमेजिन करो अगर पॉलन ग्रेन्स उड़ के या कहीं चले जाएं या गिर जाएं, तो उनकी एक्साइन के कारण उनकी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहेगी, बिकॉज सबसे बाहर तो एक्साइन ही होती है, और एक्साइन बनी किस चीज़ की होती है, स्पोरोपोलिनिन की, और स्पोरोपोलिनिन कोई इफेक्ट ही नहीं कर सकता। इसीलिए जो फॉसिल्स होते हैं ना पॉलन ग्रेन्स के, दे आर बेस्ट प्रिजर्व्ड। यही क्वेश्चन आता है, वाई द पॉलन ग्रेन फॉसिल्स आर बेस्ट प्रिजर्व्ड। तो आपका आंसर क्या होगा, इट इज़ बिकॉज द एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटीरियल दैट इज स्पोरोपोलिनिन. It is itself made up of resistant fatty acids. It is not acted upon by any enzyme, any high acid, any strong acid, alkali. इसको कोई भी अटैक नहीं कर सकता. That's why the fossils are best preserved. Right? So मैं कह सकती हूँ ड्यू टू द स्पोरोपोलिनिन, right, the fossils of the pollen grains, they are best preserved. The fossils of pollen grains are best preserved as fossils.
राइट। एंड रिमेंबर वो फॉसिल्स जो होते हैं वो बहुत ही गुड कंडीशन में होते हैं। क्लियर, ये बात पता लगी आप लोगों को? क्लियर। अब मैं आपको बताऊँ एक चीज़ कि जो एग्जाइन होती है ना बेटा, उसके ऊपर, एग्जाइन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। वो प्रोटीन्स हेल्प करते हैं इसकी एग्जाइन की इंट्रैक्शन कराने के लिए। किसके साथ? स्टिग्मा के साथ। आपको याद होगा, अब आपको याद करो वो पॉइंट टेपेटम का लास्ट पॉइंट था। some of the proteins they are of tapetal origin, they help in compatibility reactions, याद है? तो कुछ प्रोटीन्स एग्जाइन के ऊपर होते हैं एंड दे हेल्प इन compatibility reactions. Compatibility reactions with stigma, right? इतनी बात समझ में आई? नाउ बेटा एग्जाइन आगे और डिफ्रेंशिएटेड होता है। एग्जाइन इज ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड एज, यस, इनटू टू, दैट इज एक्ट एग्जाइन एंड एंडोएक्साइन। तो एक्ट तो बाहर वाला होगा, एंडे अंदर वाला होगा, राइट? एक्ट एग्जाइन एंड एंडोएक्साइन। जो एक्ट एग्जाइन होता है बेटा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सेक्साइन, और एंडोएक्साइन को नेक्साइन, राइट? जो बेटा एक्ट एग्जाइन होता है उसकी आगे 3 लेयर्स और होती हैं। सबसे बाहर होती है टेक्टम, आउटर मोस्ट होती है और ये डिसकंटिन्यूस होती है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ अभी। एक होती है बैक्यूलम लेयर, ये मिडल होती है पर होती डिसकंटिन्यूस ही है। एक होती है फुट लेयर, फुट लेयर इनर मोस्ट होती है, मतलब इसकी तो इनर मोस्ट होती है और कंटिन्यूस होती है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूस नहीं होती। तो मैं इसके डायग्राम भी बता रही हूँ आपको। सबसे पहले ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है ना, ऐसी लाइन सी, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, ये मैंने एग्जाइन की आउटर जो है दैट इज़ एक्ट एग्जाइन की फर्स्ट लेयर ड्रॉ करी है, दैट इज़ टेक्टम। बेटा मैं सारा सभी को डार्क नहीं कर रही हूँ, मोर देन सफिशेंट है ये आपको बताने के लिए। उसके बाद यानी कि ये लेयर कौन सी होगी स्टूडेंट्स? टेक्टम लेयर। उसके बाद एक लेयर मिडल वाली, दैट इज़ नोन एज बैक्यूलम लेयर। ये भी क्या थी? यस, ये भी डिसकंटिन्यूस लेयर थी। सी, तो ये वाली लेयर कौन सी ड्रॉ करी मैंने रेड कलर से अभी? बैक्यूलम लेयर, राइट? इसके अलावा जो थर्ड लेयर थी वो कंटिन्यूस थी। मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आपको डिस्टिंक्शन हो सके। देखो मैंने कंटिन्यूस बना रही हूँ ये लेयर को अब। वेरी गुड, यस। दिस कंटिन्यूस लेयर, दिस वन, इट इज़ कॉल्ड एज फुट लेयर। What it is called as? Foot layer. तो टेक्टम, बैकुलम लेयर एंड द फुट लेयर, यानी कि अभी तक ये तीनों मिलकर क्या बना रही हैं? एक्ट एग्जाइन। जो किसका हिस्सा था? यस, वो था एग्जाइन, राइट? अब ये देखो आप, ये वाली स्ट्रक्चर जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, ये देखो, ये वाली जो रेड सी मैंने थोड़ी सॉलिड बना दी है, राइट? ये सॉलिड बनाई हुई बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज, नाउ इट इज़, यस, इट इज़ नेक्साइन। याद करो मैंने क्या बोला था? जो एक्ट एग्जाइन होती है उसका एक और नाम होता है सेक्साइन। एंडोएक्साइन का कौन सा नाम होगा? एंडोएक्साइन का क्या नाम था एक और? नेक्साइन। यानी कि नेक्साइन और सेक्साइन दोनों ने मिलके क्या बना दिया? एंडोएक्साइन और एक्ट एग्जाइन ने मिलके क्या बना दिया? अब कंप्लीट हुई है क्या? एग्जाइन।
यानी कि सेक्साइन और नेक्साइन ने मिलकर अब क्या कंप्लीट बनाया, एक्साइन। एक्साइन के अंदर क्या कौन सी लेयर होगी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ। येस, इट इज़ इंटाइन। वेरी गुड। अब आपको मैं बता चुकी हूँ जो इंटाइन होती है वो कैसी होती है। येस, वो थिन होती है, इलास्टिक होती है, राइट। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ अभी, ये वाली, दिस वन इज इंटाइन। क्लियर, ये वाली स्ट्रक्चर, दिस वन इज इंटाइन, इलास्टिक होती है और थिन होती है। क्लियर। और इसके अब ये पूरी इंटाइन और एक्साइन को मैं क्या बोलूँगी, इंटाइन और एक्साइन दोनों को मिलके क्या बोलूँगी, अब मैं बोलूँगी दोनों को मिलके स्पोरोडर्म। क्या बोलूँगी, स्पोरोडर्म। यानी कि स्पोरोडर्म कंसिस्ट ऑफ इंटाइन एज वेल एज एक्साइन। अच्छा, इसके अंदर अब क्या होगा, इसके अंदर होंगे सेल के कंटेंट्स, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक तो बेटा है ट्यूब न्यूक्लियस, राइट। मैं आपको करवाऊंगी अभी, ये मैंने करवाया नहीं है अभी, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि ये ट्यूब न्यूक्लियस कहाँ से आया और ये कैसे बनता है। चाहे आप एक सिंगल न्यूक्लियस भी बना सकते हो अभी। दिस वन इज़ ट्यूब न्यूक्लियस। यहाँ पे एक जनरेटिव सेल, बेटा मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि ये क्या है। आपको याद होगा मैंने अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन स्टार्टिंग में यूनिन्यूक्लिएट होता है, लेकिन बाद में वो 2 या 3 न्यूक्लियस वाला हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लियस वाला दिखाया हुआ है। दैट इज़, दिस वन इज़ जनरेटिव सेल और जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बेसिकली किसके लिए होते हैं, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, राइट। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं अभी स्पोरोडर्म की स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक्टोएक्साइन, एंडोएक्साइन थी पार्ट एक्साइन का, और उसके अंदर इंटाइन और एक्साइन मिलके स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म के अंदर साइटोप्लाज्म के कंटेंट्स थे, राइट। तो आप देख रहे हो ये जो टेक्टम है लेयर, बेटा जो टेक्टम लेयर है ना वो पर्टिकुलर स्कल्पचरिंग, डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन को, देखो, राइट। इसके कारण बेसिकली डिज़ाइंस आते हैं। सो जो टेक्टम लेयर होती है ना, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली प्रोवाइड्स डिज़ाइंस और गिव पर्टिकुलर स्कल्पचरिंग टू द पॉलन ग्रेन, राइट। वो कैसी कैसे डिज़ाइंस हो सकते हैं, वो स्पाइनी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले ड्रॉ करी थी कुछ इस तरह की स्पाइनी, ये देखो स्पाइनी हो सकती है, राइट। और क्या हो सकता है, बेसिकली रेटिकुलेशंस हो सकती हैं। रेटिकुलेशंस मतलब नेटवर्क हो सकता है बना हुआ ऊपर कुछ जाल सा, राइट। तो इट विल बी लाइक, दिखाना हो रेटिकुलम, तो सी पॉलन ग्रेन के ऊपर, बेटा 3D में बना रही हूँ मैं, ये मैं नेटवर्क सा, राइट। तो अंदर वाली जो मैंने इंटाइन दिखाई थी, ये अब क्या दिखाई है, एक्साइन, नेटवर्क, रेटिकुलेशंस दिखाई हैं। और ट्यूबरिकल्स हो सकती हैं, ट्यूबरिकल्स हो सकती हैं लाइक दिस, इस तरह से भी हो सकता है। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पॉलन ग्रेन की एक्साइन के ऊपर स्पोरोपॉलिन होता है, इसीलिए उसके फॉसिल्स बेस्ट प्रिजर्व्ड होते हैं। और जो इतनी हमें दिख रही हैं इनकी डिज़ाइंस वगैरह, बेटा इसकी हेल्प से जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं, जो टैक्सोनॉमी को स्टडी करते हैं, बेटा उनके लिए पॉलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करना और उनको रेफ़र कर पाना किसी पर्टिकुलर जीनस में, फैमिली में, ऑर्डर में और स्पीशीज़ में काफ़ी ईजी हो जाता है। सो स्ट्रक्चर of pollen grain help taxonomists to put them in particular family, genus or species, right. And you know the study of pollen grains is known as, yes, the study of pollen grains is known as palynology. Palynology
is a study of pollen grains. बेटा इंटाइन की स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर हमने एक्साइन यहाँ पे ख़त्म करी थी ना अभी, इंटाइन के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि ये काफ़ी थिन होती है, सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है और वो बनी होती है पैक्टिन एंड सेलुलोज की. राइट, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ. राइट, अब देखो बेटा कुछ कुछ जगहों पे ना जो एक्साइन है वो एब्सेंट होती है. देखो मैं कैसे बना रही हूँ, ध्यान से देखना. देखो मैंने कंप्लीट नहीं बनाई एक्साइन, देखो यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ प्लेसेस पे या तो एक्साइन काफ़ी थिन होती है या क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है. राइट, वहाँ पे हो सकता है इंटाइन काफ़ी ज़्यादा थिक हो, लेकिन एक्साइन क्या होती है वहाँ पे, एब्सेंट. राइट, सो एट फ्यू प्लेसेस एक्साइन इज़ यूजुअली एब्सेंट और प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेरी थिन लेयर, या अगर होगी भी तो बहुत ही थिन लेयर होगी. और उन प्लेसेस को हम क्या कहते हैं, जर्म पोर्स. राइट, या हम उनको क्या कहते हैं, जर्म अपर्चर्स. बेटा ध्यान से एक बात सुनना, अगर तो ये स्ट्रक्चर राउंड हो तो बोलना है जर्म पोर. अगर ये स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ फरो हो, फरो समझते हो, लाइक इलोंगेशन, ऐसी इमेजिन करो पूरे ऊपर, देखो 3D में तो बनानी, ऊपर पूरे ये यहाँ पे सारी की सारी एक्साइन है, बस इस जगह पे एब्सेंट है. अगर ये इलोंगेटेड होगी, ऐसी स्ट्रक्चर फरो होगी, इलोंगेटेड होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको जर्म पोर नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, जर्म फरो. क्या बोलेंगे, जर्म फरो. यानी कि जो एक्साइन है वो बहुत ज़्यादा थिन भी हो सकती है एट सम प्लेसेस, या एब्सेंट भी हो सकती है. अगर वो थिन या एब्सेंस इन द फॉर्म ऑफ राउंड स्ट्रक्चर हो तो उसको बोलना है जर्म पोर. अगर वो थिन या एब्सेंट स्ट्रक्चर एक्साइन फरो की फॉर्म में हो, इलोंगेशन हो, तो उसको बोलेंगे जर्म फरो. और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, किसके, बेसिकली डायकॉट्स के, उनमें ट्राइकॉलपेट पॉलन ग्रेन्स होते हैं. ट्राइकॉलपेट मीन्स हैविंग 3 जर्म पोर्स, वेयर एज जो हमारे पास मोनोकॉट्स होते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स को हम मोनोकॉलपेट बोलते हैं, बिकॉज उनमें 1 क्या होती है, जर्म फरो होती है. बेटा याद रखना है कि मोनोकॉट्स में जर्म फरो होती है और डायकॉट्स में क्या होते हैं बेटा, जर्म पोर्स होते हैं. यानी कि अगर मैं आपको यहीं पे फिर से एक एग्जाम्पल बताऊं, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हमने पूरे चैप्टर में बेस लेके चलना है कैप्सुला बर्सा को. राइट, तो कैप्सुला में 3 जर्म पोर्स होते हैं, तो उसको ट्राइकॉलपेट पॉलन ग्रेन्स कहेंगे. उसके मोनोकॉलपेट किस में होंगे, मोनोकॉट्स में, उसमें सिंगल जर्मिनल फरो होती है या सिंगल जर्म फरो होती है. क्लियर, तो ये बात आपको क्लियर अब हो चुकी होगी कि जो 3 जर्म पोर्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन ऑफ मोस्ट ऑफ द डायकॉट्स इंक्लूडिंग कैप्सुला. And this type of the pollen grains, they are called tricolpate, and only 1 germ pore is present in monocots and the pollen grain is known as monocolpate. Right? यहाँ तक ये बात क्लियर हो चुकी होगी अब आपको. अब इस जर्म पोर का फंक्शन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर. पहले बताना है, जर्म पोर इज़ अ प्लेस फ्रॉम इन विच द एक्साइन इज़ आइदर थिन और कम्प्लीटली एब्सेंट. तो germ pore is a place from where the pollen tube comes out. So germ pore is the place from where intine elongates. क्योंकि बेटा जो pollen tube होती है ना, वो intine की ही elongation होती है. So germ pore is a place from where the intine elongates in the form of pollen tube. Right, in the form of pollen tube.
राइट स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी एक टेपेटम वाले फंक्शंस में एक चीज़ बता चुकी हूँ पॉलन किट के बारे में। जो प्लांट्स के पॉलन्स इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं बेटा, उन पॉलन ग्रेन्स के ऊपर क्या होती है, सम पॉलन ग्रेन्स हैव एन ऑयली स्टिकी secretion, have oily sticky secretion over them, and that oily sticky secretion is known as pollen kit, right? और ये pollen kit में होता क्या है बेसिकली, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लिपिड्स और कैरोटिनॉइड्स। और इसी के कारण पॉलन ग्रेन्स का कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर होता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ऑर्डर होती है। और कैप्सेला में भी बेटा पॉलन किट बनती है। सो पॉलन ग्रेन्स, सम ऑफ द पॉलन ग्रेन्स विच आर insect pollinated, they have oily and sticky liquid around them, that is pollen kit। अगर मैं आपको पॉलन किट के फंक्शंस बताऊं तो सबसे पहला फंक्शन जो है कि वो इतनी स्टिकी होती है कि वो इंसेक्ट के साथ ही अटैच हो जाती है और इंसेक्ट्स इनको दूसरे फ्लावर्स तक पॉलिनेट कर देते हैं। बेसिकली इसका कलर भी कैसा होता है, पॉलन किट का कैसा कलर होता है, येलो। तो येलो कलर जो है पॉलन किट का वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, राइट। एंड थर्ड, क्योंकि ये लिपिड्स की बनी होती है, ये ऑयली होती है, तो ये पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं अंदर, राइट, अंदर भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो प्रोटेक्ट करते हैं क्रोमोसोम्स को फ्रॉम रेडिएशन डैमेज। और यहाँ पे मैं बात करूँगी पॉलन किट की भी। पॉलन किट में ऑयली लेयर होती है, पॉलन किट ऑयली लेयर की बनी होती है, सो वो भी प्रोटेक्ट करती है पॉलन ग्रेन को फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑल्सो, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक था दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, वो यहीं पे ही ख़त्म होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, जैसे कि पॉलन की वायबिलिटी, पॉलन एलर्जी, पॉलन के प्रोडक्ट्स, वो डिस्कस करेंगे। बाय बाय।